के लिए लड़ते हैं? मैं प्रेस क्लब में वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरे सहयोगी दास बिहारी जी और प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे बहुत मजबूत संदीप ठाकुर जी हमारे जिले सेक्रेटरी के लिए लड़ रहे हैं। मजबूत पैनल हमारा लड़ रहा है। हम क्लब में जो परंपरागत चीज़ें चल रही हैं उसमें बदलाव के लिए चुनाव लड़ रहे हैं ताकि क्लब में कुछ नई सुविधाएँ आ सकें और क्लब इस प्रकार का क्लब बने कि जो एक बाहर मैसेज है क्लब का कि ये दारू का अड्डा है, वो लोगों के मन में एक बदलाव ये आए सोच में कि दारू का अड्डा नहीं है, ये पत्रकारों के लिए बैठकर चर्चा करने की एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे पत्रकार और दूसरे विद्वान लोग बैठ के देश के समाज के मुद्दों पर चर्चा करते हैं और कैसे उनको सुधारा जाए उस पर चर्चा करते हैं। और शनिवार के छुट्टी के दिन पत्रकार और दूसरे लोगों के परिवार के लोग, उनके बीवी बच्चे, उनके रिश्तेदार आए यहाँ बैठे और एक परिवार जैसा माहौल क्लब में हो, ये हमारी एक कोशिश है। इसी के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। मलिक साहब, परिवार में लंबे से देख रहा हूँ कि आने शुरू हो और पर्टिकुलरली शनिवार या इतवार को परिवार भी यहाँ होते हैं बड़ी तादाद में, लेकिन यहाँ आपने कहा दारू का अड्डा। अब दूसरी तरफ सरकारी दुकानों पे दारू की दुकानों पे छूट ही छूट मिल रही है, जबकि क्लब के रेट कमोवेश नहीं की गई। खाने का सामान तो चलिए महंगा होता जा रहा है, क्लब भी उसे छूटा नहीं रहेगा, लेकिन ना तो क्लब की जगह मिली अभी तक। जब जगह ही नहीं मिली तो क्या बिल्डिंग करनी थी, छूट यहाँ नहीं है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, प्रेस क्लब में शुरू से ही जो मदिरा है वो आती रही है और उसका एक अलग मैनेजमेंट है। अब जब तक हम मैनेजमेंट में नहीं आते उसकी क्या व्यवस्था है, क्या हो रहा है, क्या रेट है, क्या कंसेशन है, उस पर तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। लेकिन अगर हम चुनाव जीतते हैं और हम मैनेजमेंट क्लब का संभालते हैं तो हम इन सारी चीज़ों पर पारदर्शिता में काम करेंगे और हम खुद फ़ायदा ना लेके क्लब के सदस्यों को उस चीज़ का फ़ायदा देंगे ताकि उनको सस्ते दाम पे और अच्छे दाम पे मदिरा भी उपलब्ध हो सके, क्योंकि आज मदिरा पान करने वालों की अच्छी खासी तादाद है। इसीलिए सरकार भी ड्यूटी कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए शराब की दुकानें जगह जगह खोल रही है। और जाहिर सी बात है, अगर हम क्लब को खाली चाय का या खाने पीने का ही जगह बनाए रखेंगे तो क्लब को चलाना भी मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि शराब को बेचने से आमदनी तो क्लब की होती है, मैं इस बात को नहीं नकारता, लेकिन उसको सही तरीके से कैसे किया जाए उसकी हमारी कोशिश रहेगी कि उसका एक सिस्टम बढ़िया बने और एक पारदर्शिता रहे ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। मेरा ये मानना है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आसपास के जो क्लब वहाँ पे रेट कम है, प्रेस क्लब की यहाँ की बराबर होते हैं। लगातार 70 के दशक से यहाँ का पैड 5 रुपये में था, लगातार बढ़ता गया। देखिए, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आसपास के जो क्लब हैं वो डिफरेंट क्लब है, हमारा पत्रकारों का क्लब है और मैं नहीं ऐसा कहता, हो सकता है कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही हो। तो मैंने पहले ही कहा कि हम जब मैनेजमेंट में होंगे तो इस चीज़ का संज्ञान लेंगे। अभी बाहर रह के मेरे लिए कहना मुश्किल है कि क्या गड़बड़ियाँ हैं या क्या कारण है, बताना मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन आपने दूसरा सवाल पूछा था कि क्लब को नई जगह मिलेगा, तो देखिए मास्टर विस्टा बन रहा है, मोदी जी का स्वप्न है कि यहाँ पे नया मास्टर विस्टा बने और उस विस्टा में जो है प्रेस क्लब की जगह भी आई हुई है। हो सकता है प्रेस क्लब कुछ दिनों में यहाँ से हटाया जाए। तो हमारी मेन लड़ाई ये रहेगी कि एक सही जगह पे प्रेस क्लब को जगह मिले और एक नए प्रेस क्लब का निर्माण हो। और या हम लोग सब मिलके, देखिए आज हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हम अलग अलग हमारे मत हो सकते हैं, कुछ उस तरह के मतभेद भी कई लोगों में हो सकते हैं, लेकिन क्लब के मामले में हम सब लोग एक हैं। हम क्लब के सम्मानित सदस्य हैं, सभी बाकी लोग सदस्य हैं। हम लोग एक साथ मिलकर क्लब के हित में जो भी होगा, चाहे हम चुनाव जीतें चाहे हारें, क्लब के हित में हम जो भी कर सकते हैं वो करेंगे। और सरकार से हमें लड़ाई करनी पड़े,
सरकार के साथ हमें जो भी बात करनी पड़े, हमें लगता है हम बातचीत करके इस चीज़ का हल निकाल लेंगे और हम इसमें सफल होंगे, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो आपने कहा क्लब की लड़ाई मिलकर के लड़ेंगे, चाहे जीते या हारे। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक जी। प्रेस क्लब का चुनाव चर्चाओं में आप संजय बसाक पैनल से उम्मीदवार हैं। KAR का पद वैसे तो गिनती में नहीं आता, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पद। जो क्लब में जो हालात चल रहे हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या करेंगे? देखिए, हम 2-3 चीज़ों पर हमारा जो मेन फोकस है इस बार ये चुनाव का, वो ये है कि एक तो जो भी सदस्य बन रहे हैं उसमें एक पारदर्शिता होनी चाहिए। ये लोगों को पता लगना चाहिए कि भाई मेंबर कब से बन रहे हैं, कब लिस्ट निकल रही है, किन लोगों को बनाया गया है। वो एक सार्वजनिक होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने बोल दिया या संजय सचदेवा जी ने बोल दिया या A ने बोल दिया, B ने बोल दिया या उसने फॉर्म जमा करा दिया, उसका हो गया। ये सभी को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपना फॉर्म जमा कराने की। उनको पता होना चाहिए, लिस्ट लगनी चाहिए। जिन लोगों का भी सदस्यता हो रहा है उनका स्वागत है, लेकिन उन सभी की एक सूची लगनी चाहिए बाहर कि भाई इन लोगों को बनाया गया है और ये लोग हैं। हमने इस दिन एप्लीकेशन निकाली थी, इस दिन बंद की है और इतने लोग हमने मेंबर बनाए हैं, वो पता लगना चाहिए। एक दूसरा, आप ये देखिए कि जितने भी क्लब हैं वहाँ के फूड आइटम्स की बात कर रहा हूँ मैं, अभी रेट की बात कर रहा हूँ, फूड आइटम्स और फूड रेट्स, उसका कंपैरिजन कर लीजिए। हमारे क्लब में वेज के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा, जो रीजनल या भाषाई पत्रकार है जिनकी तनख्वाह कम है, उनको भी ध्यान में रखते हुए, जैसे पहले वेज थाली थी वो गायब हो चुकी है। वही अगर कोई आदमी मान लीजिए वो पे भी कर सकता है, मैं जैसे चाउमीन की बात कर रहा हूँ, क्वांटिटी उसमें ज़्यादा है और आप कहते हो भाई फुल प्लेट ही लेनी पड़ेगी और मैंने पहले से कुछ खा के आया हूँ या मैं सिर्फ हल्का फुल्का खाना चाहता हूँ, टेस्ट के लिए खाना चाहता हूँ, तो मैं फुल प्लेट क्यों लूँ? हाफ प्लेट का सिस्टम होना चाहिए। इसके अलावा क्वालिटी जो है वो बेटर होनी चाहिए, सर्विस ठीक होनी चाहिए। कई लोग आते हैं वो शिकायत करते हैं कि जी आधा घंटा 1 घंटा से वेटर नहीं आ रहा है, या वेटर्स जो है भाई जो खास लोग हैं, जो उनके चुने हुए लोग हैं, उन्हीं के ऊपर ध्यान दे रहा है। तो हमारा ये कि भाई उनको एक ट्रेनिंग हम दिलाएंगे और उनको ये भी बताया जाएगा कि भाई सभी मेंबर जो हैं इक्वल है और इक्वलिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई हम इसको जानते तो इसको हम पहले सर्विस देंगे, बाकी लोग बैठे रहेंगे। तो ये 2-3 बड़े मुद्दे हैं, इन पे हम जो है अपना चुनाव अभियान फोकस कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात, एक मिनट संतोष जी, जहाँ तक मैनेजमेंट जब की क्लब की चेंज हुई, हर बार मुद्दा उठा फूड क्वालिटी, रेट्स। फिर इलेक्शन के बाद 10-15 दिन बातचीत और उसके बाद मुद्दा उठा। कहीं भी कोई भी मैनेजमेंट आई, कोई भी लोग आए, इसमें परिवर्तन तो नहीं हुआ नहीं। हाँ, रेट जरूर बढ़ गए। देखिए, पहली बात तो ये जो आपने बोला कोई भी नई मैनेजमेंट कमेटी आई, अगर आप इस प्रेस क्लब का इतिहास देखेंगे तो पिछले 12 साल से एक ही टीम आ रही है, सिर्फ उसमें चेहरे बदल रहे हैं और टीम तो मैनेजमेंट तो वही लोग हैं। तो जब वही लोग सेम लोग आएंगे तो वो कैसे चेंज होगा? परिवर्तन के लिए क्या है कि आपको नई टीम लानी पड़ेगी और नए लोग लाने पड़ेंगे जो नई नीतियाँ, नए मुद्दे और सभी लोगों की, जैसे हम कहते हैं समावेशी विचार, कि सभी लोगों का उसमें आपका विचार भी शामिल हो, इनका विचार भी शामिल हो और जो आपके अगेंस्ट लड़े हैं उनके विचार भी शामिल होने चाहिए, जिससे कि क्लब हमारे को बेटर बनाना है। क्योंकि सभी पत्रकारों का, ये सिर्फ जीतने वाले ग्रुप का या हारने वाले ग्रुप का नहीं है। यहाँ जो आ रहे हैं, जो हमें नहीं जानते, जो इलेक्शन में वोट नहीं दे रहे हैं, उनका भी क्लब है। जो हमारे गेस्ट आते हैं उनका भी क्लब है। तो हमारे को सबके विचार रखने पड़ेंगे। लेकिन आपने जो बोला कोई भी कमेटी आती है, कमेटी कोई नई आई है, पिछले 12 साल तो वही कमेटी है, तो इसके लिए पूरा जो है पूरी जिम्मेदारी उनकी है। 12 साल आपने जब कहा, कमेटी तो परिवर्तन हुआ लोगों में। सर आप ये देखिए, वो लोगों में क्या परिवर्तन कोई। और एक महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब हमारी टीम आएगी तो ये जो विरोधी आवाज़ को दबाने की नीति है कि जो हमारे खिलाफ बोलेगा हम उसको बाहर कर देंगे, हम इसको ख़त्म करेंगे, हम लोगों को टर्मिनेट करने की नीति पर नहीं चलेंगे।
क्योंकि जब तक आपके विरोधी ना हो, आपकी कमी निकालने वाले या आपकी कमियों पर उंगली उठाने वाले लोग ना हो, तब तक आप सुधार नहीं कर सकते हैं। और यही सबसे बड़ी कमी मुझे लगती है, क्योंकि अभी इन जो नीति है वो ये है कि जो हमारे खिलाफ बोलेगा हम उसको बाहर कर देंगे, और लोग इस डर से भी कई बारी मुद्दे नहीं उठाते हैं या कमियां नहीं बताते। जब आपने कहा बाहर करें, इस बार भी 200 कुछ लोग शायद लिस्ट से बाहर किए गए, कैसे किए गए आपको पता होगा, इन लोगों को पता। सवाल ये है कि उसमें कार्य पद्धति क्या रही। देखिए, हमें भी ये पता लगा कि 250 जो मैं टर्मिनेशन की बात करूं, पहले मैं दोनों चीज़ों में आपको अंतर समझा देता हूं। जैसे निर्निमेश जी हैं, निर्निमेश कुमार, जो हिंदू के वरिष्ठ पत्रकार थे, वहाँ से रिटायर हुए, उनको क्लब प्रबंधन ने बोला कि भाई क्लब की बदनामी कर रहे हैं, इसलिए उनको टर्मिनेट कर दिया। तो उनको परमानेंट एक्सपेल कर दिया उन्होंने, और बोला ये क्लब की बदनामी कर रहे हैं, ये क्लब के बारे में अच्छी बातें नहीं बोल रहे हैं बाहर, जिससे कि क्लब की बदनामी हो रही है। लेकिन अगर वो कमियां उठा रहे हैं तो प्रबंधन का ये काम है कि आप उसको बुला के उनसे बात समझें, उनसे बोले भाई आप अपने फैक्ट्स दीजिए, ये हमारे फैक्ट्स हैं, आप दोनों को मिलाइए, और उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। ये नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है या जो वो बोल रहे हैं वही सही है। मैं दोनों को नहीं बोल रहा हूँ कि दोनों में से कौन सही है गलत है, लेकिन उनको भी उनके फैक्ट्स तो बुलाने चाहिए और इनको भी अपने फैक्ट्स दिखाने चाहिए, एक चीज़। और जो टर्मिनेशन की बात आपने की है, वो इन्होंने इलेक्शन से ठीक पहले 250 लोगों को टर्मिनेट कर दिया है, ये बोलते हुए कि नॉन पेमेंट है उनकी 2 साल की या 3 साल की। तो मैं क्लब प्रबंधन से भी अनुरोध करूंगा कि भाई इस तरह का फरमान जारी ना करें, क्योंकि उनमें से अधिकतर लोगों का ये कहना है उनको इसकी कोई सूचना नहीं दी गई कि उनका टर्मिनेशन हो रहा है, उनके पास कोई चिट्ठी नहीं आई, उनके पास कोई मेल नहीं आया, उनके पास कोई कॉल नहीं आया। और वो भी पत्रकार हैं, जब क्लब ने उनको मेंबर बनाया तो इसका मतलब वो पत्रकार हैं। तो पत्रकार ही पत्रकार को बाहर क्यों निकाल रहा है? आप उनको फ़ोन कीजिए, आप उन्हें बोलिए भाई आपने इतने दिन का फ़ीस नहीं दिया, आपको फ़ीस देनी है। तो उसमें इनका क्या कहना है, जैसे कुछ लोगों ने जिनको टर्मिनेट कर दिया इन्होंने टेम्प्रेरी, उनका ये कहना है कि ये कह रहे हैं कि भाई आप जो है फ़ाइन के तौर पे 10,000 रुपये हमारे को दीजिए, 3 साल की फ़ीस या 2 साल जो भी आपने नहीं भरी है वो भी दीजिए, उसके साथ 10,000 रुपये दीजिए। तो 10,000 रुपये बहुत ज़्यादा, अगर आपको फ़ाइन लगाना, क्योंकि आज के दौर में पेंडेमिक के बाद में जी, और हो सकता है कि भाई किसी की नौकरी चली गई हो, या सभी जगह आपको पता है कि भाई तनख्वाहें आधी हो गई, हो सकता वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है, कई जगह आदमी भाई हो सकता है अपने गाँव या घर से कर रहा हो, दूसरे शहर से कर रहा हो, यहाँ ना आ पाए हो, और अभी तक कोरोना का थोड़ा सा डर तो है ही लोगों को। तो आपको भाई उनको एक मौका देना चाहिए था, और ये बोलना चाहिए था क्योंकि भाई कोरोना टाइम में सभी ने, बैंकों तक ने जो ब्याज माफ़ कर दिया और उसमें डिले किया कि हाँ भाई ठीक है आप बाद में दे सकते हैं पैसा, तो क्लब को भी करना चाहिए था, उन्हें बोलना चाहिए था भाई 3 साल की जो आपकी फ़ीस है वो दे दीजिए, और 500, 700, 1,000 रुपये तक तो ठीक है जायज़ कि भाई आप जो है 1,000 रुपये तक आप भी फ़ाइन लगा दिए। लेकिन 10,000 रुपये बहुत ज़्यादा है, जो नहीं होना चाहिए। और क्लब प्रबंधन को, और ठीक चुनाव से पहले ऐसा करना, मुझे लगता है कि वो भी एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि भाई इतने लोग जो हैं वोटर्स की प्रोफाइलिंग भी हो सकती है। और आप दूसरी कैटेगरी की बात करें, वो कौन है? नहीं, एक कैटेगरी ये हुई, और एक जो निर्निमेश कुमार जी वाला जो मामला है, जिसमें उनको भाई उन्होंने आवाज़ उठाई तो उनको बाहर कर दिया, तो वो भी नहीं होना चाहिए। क्लब से मेरे ख्याल से टर्मिनेशन किसी का नहीं होना चाहिए, और विरोधी है तो उसमें क्या है। निर्निमेश कुमार, जहाँ तक मुझे याद है, लगातार क्लब में आते जाते भी थे। अब कहाँ तक बात उठ गई कि ये एक्सपेल होने की बात आ गई, क्योंकि बार बार वो मामला अदालत में लेके जा रहे थे, यहाँ तक मुझे जानकारी है सरसरी से। लेकिन बाकी के सदस्य तो ऐसा भी नहीं करते। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कि भाई कोई एक आदमी आवाज़ उठा रहा है, तो आप उनसे बोलिए भाई आप अपने फैक्ट दिखाइए, और आप अपने फैक्ट उन्हें बताइए। आप भाई उन्हें बोलिए कि भाई अगर आप हमसे सेटिस्फाई नहीं है तो भाई आप हमारे को बताइए, सुझाइए कि भाई 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 10 लोगों की हम एक कमेटी बना देते हैं जिसमें आपके भी लोग होंगे, और क्लब प्रबंधन, क्योंकि भाई क्लब के चुनाव जीत के आए हैं तो उनके जिम्मेदारी और अहमियत को हम नकार नहीं सकते हैं, तो भाई मैनेजमेंट कमेटी के भी लोग होंगे, और आप अपने 2-3 लोग बता दीजिए जो बिल्कुल आपके विश्वास के हो। हम उनको भी उस कमेटी में रखते हैं और फैक्ट फाइंडिंग एक कमेटी बना दीजिए, वो तय कर लेगा कि भाई निर्णय जी झूठ बोल रहे हैं या वो जो क्लब प्रबंधन को लेकर आरोप लगा रहे हैं वो सही है या गलत है। भाई वो फैक्ट फाइंडिंग कोई कमेटी बन जाती दोनों की। मतलब बाहर निकालने का जो मामला है वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो भी हमारे सम्मानित सदस्य हैं, और भाई इतने वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं तो उनको निकाला नहीं जाना चाहिए था। मतलब मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर मेरी ये राय है कि किसी को भी नहीं निकाला जाना चाहिए। अच्छा, 2 सवाल मेरे। एक तो हमारी क्लब का मामला जो है अटका जा रहा है, कई सरकारें बदल गई, कई प्रधानमंत्री बदल गए, पैसे जमा हुए, क्या हुआ क्या नहीं, क्लब की जगह नहीं मिली। एक तो ये मामला है। और दूसरा, जब हम क्लब की बात करते हैं
तो आसपास के क्लबों में शराब के रेट कम हो रहे हैं, जितने क्लब आसपास में, क्योंकि दिल्ली सरकार ने शराब के रेटों में छूट दी है। इस क्लब में उसका क्या असर है? भाई हम तो चाहते हैं कि आप क्लब के सदस्य हैं, मैं चाहता हूँ कि आप जो बाकी सदस्य हैं, हम भी ये सवाल कर रहे हैं, वो भी ये सवाल कर रहे हैं कि भाई जब दिल्ली गवर्नमेंट 1+1 स्कीम दे रही है तो यहाँ क्यों नहीं मिल रही है, और सिर्फ चुनाव से पहले रेट क्यों कम किया गया, पहले स्कीम्स क्यों नहीं थी, एक चीज़। और क्लब की ज़मीन का मामला, फिर मैं वही दोबारा आता हूँ उसी बात पर। 12 साल से जो प्रबंधन है उसने भाई बीच में बोला कि क्लब की ज़मीन के लिए पैसा देना, सभी लोगों ने पैसा दिया, आपने भी दिया, मैंने भी दिया। सभी ने दिया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने पैसा दिया, क्या आपने उनको बताया ये पैसा कहाँ गया, सरकार के साथ क्या डील हो रही है, क्या इन्होंने बताया कि क्या बातचीत चल रही है, किस तरह की बातचीत उन्होंने की है, क्लब की ज़मीन क्यों नहीं मिल रही है। सिर्फ चुनाव से पहले ये क्यों बोलते हैं कि हम अदालत चलेगा, सरकार ने लैंड कैंसिल कर दी। भाई हमारे को क्या जानने का हक नहीं है एक सदस्य के नाते कि ये हमारे को अपडेट लगातार दें कि भाई ये चल रहा है, हम इन लोगों से मिले, पिछले 12 साल में हमने ये कदम उठाए। 12 कदम तो बताएंगे ना 12 साल में, अगर नहीं बता रहे हैं तो उसकी क्या वजह है, ये पूछना चाहिए सभी सदस्यों को। अब जनरल बॉडी मीटिंग इलेक्शन वाले दिन होगी भी, लेकिन क्या जनरल बॉडी मीटिंग में कितने प्रतिशत लोग आएंगे? जनरल बॉडी मीटिंग का मैं आपको बताता हूँ, मतलब जो मेरा अनुभव है कि जो रूलिंग पार्टी होती है कहीं भी, अधिकतर लोग उसके आते हैं, बाकी लोग नहीं आते क्योंकि उनको पता कि भाई हमारा से चलना नहीं है वहाँ, तो इसलिए आदमी आता नहीं। और दूसरा टाइमिंग क्या है कि जनरल बॉडी मीटिंग बिल्कुल सुबह होती है, तो वो भी मेरे को लगता है कि वो 1-2 दिन पहले होनी चाहिए, सेम डे नहीं होनी चाहिए, और एक ऐसा टाइम होना चाहिए कि सभी लोग आ सके। कोई भी आदमी, मतलब क्योंकि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो हो सकता है मैं आऊँगा, अगले साल मैं नहीं लड़ूंगा तो हो सकता है मैं नहीं भी आऊँ, अगर मैं बहुत डेडिकेटेड तो मैं आऊँगा, हो सकता है आप नहीं आए, कोई दूसरा नहीं आए, क्योंकि जो टाइमिंग होता है सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिनका इंटरेस्ट क्लब में होता है वो आते हैं। और उसमें जो है विरोधी या आप कहिए कि जो भाई रूलिंग पार्टी के साथ नहीं होता, बहुत कम लोग होते हैं, तो उनकी इतनी तादाद नहीं होती कि वो आके वहाँ पे कुछ ऐसा मतलब कि प्रेशर बना पाएँ। और आम जनता का है कि भाई आम जनता देखो, हर सदस्य चाहता है कि बदलाव हो प्रेस क्लब में, लेकिन सबकी अपनी समस्याएं होती है, घरेलू काम होते हैं, ऑफिस के काम होते हैं, प्रेशर होता है, बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ना होता है, 50 तरह की चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो चाहकर भी नहीं पहुंच पाता। तो मैं ये सदस्यों का दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इसके लिए व्यवस्था ये होनी चाहिए कि भाई आप कोई उससे 1-2 दिन पहले का कोई ऐसा टाइम फिक्स कर ले जिस समय अधिक से अधिक लोग आ सकें। और या फिर ऐसा होना चाहिए कि भाई आप उस दिन जो है लोगों को ये भी दे सकते हैं कि भाई आप ईमेल से भी भेज सकते हैं सुझाव, इस तरह का भी कुछ होना चाहिए। आखिरी सवाल, कुछ साल पहले जब मेंबरशिप की फीस बढ़ाई गई थी, बहुत ज़्यादा की गई, तो उसमें बड़ी रकम थी पत्रकारों के इंश्योरेंस की। वो इंश्योरेंस कहाँ गई? इंश्योरेंस का पैसा कहाँ गया? इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ कहाँ गई? पहले तो हमारे पास ईमेल पे आई थी और बड़े बंडल हैं हमारे पास। तो संजय जी, मैं फिर एक बार आपसे अनुरोध करूंगा और बाकी सदस्यों से भी ये सवाल भी प्रबंधन से ज़रूर पूछें, क्योंकि अगर आपने उनको वोट दिया है या आपने नहीं भी दिया, किसी ने भी दिया, जो जीत गए तो वो सबके नेता हैं। अगर वो जीत गए हैं तो ये उनका दायित्व है कि वो सभी सदस्यों को ये बताए कि वो इंश्योरेंस का पैसा क्या हुआ, इंश्योरेंस की स्कीम कहाँ गई। आपकी राय क्या है? आपकी राय क्या है? मेरी राय ये है कि बिल्कुल इसको उनको जवाब देना चाहिए, उनको ये बताना चाहिए जिन लोगों ने पैसा दिया और जिन्होंने नहीं भी दिया, क्योंकि मैनेजमेंट कमेटी ने कोई निर्णय पास किया होगा, उसके आधार पर ये फैसला लिया गया होगा, तो वो फैसला लिया गया हो तो सभी सदस्यों के हित में हुआ होगा, तो सभी सदस्यों को बताना चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी फिर कहाँ है? तो हम उसी ट्रांसपेरेंसी के लिए लड़ाई कर रहे हैं और आपसे और सभी सदस्यों का अनुरोध करेंगे कि संजय बसाक पैनल को पूरा वोट दें, पैनल के एक सदस्यों को वोट दें, जिससे कि हम लोग पैनल के साथ आएँ और जो आपने सवाल उठाए हैं उन पर हम काम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी आपका, प्रेस क्लब के इस चर्चा में आपका जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि अब क्या नतीजा आएगा उसके बाद फिर देखें। लखेड़ा जी नमस्कार। सब तरफ प्रेस क्लब के चुनाव की गूंज, हम कई ग्रुप से मिले, अपने अपने दावे। आप मौजूदा प्रेसिडेंट, आपकी टीम ने भी काम किया है, तो आपको क्या लगता है जो वो मुद्दे उठा रहे हैं उनका कुछ दम है, कुछ मुद्दे आप उठा रहे हैं उसमें भी दम है, ये सब में कोई दम है? क्या बात?
देखिए, बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में पिछले 11 महीने का जो हमारा कार्यकाल था, उस कार्यकाल में हम लोगों ने 2 कोविड झेले प्रेस क्लब इंडिया। 2 बार यहाँ लॉकडाउन रहा और लॉकडाउन में करीब 5 महीने टोटल प्रेस क्लब बंद रहा। हमारे पास करीब 100 का स्टाफ है। उनकी सैलरी के मुद्दे हैं, उनके सोशल सिक्योरिटी के सवाल हैं, उनके प्रोविडेंट फंड्स हैं, प्रेस क्लब के जो अपने जो अस्थाई एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, वो लगातार होते रहते हैं। और प्रेस क्लब में लाखों जो लोग हैं वो प्रेस क्लब की गतिविधियों को देखते हैं। देश के लाखों पत्रकार हैं, पत्रकारों के हितों के लिए लड़ाई हम लड़ते हैं। लोकसभा में पत्रकारों की एंट्री को बंद किया गया, उस पर राशनिंग लगाई गई, लॉटरी सिस्टम शुरू किया गया। हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया और उस आंदोलन का ये नतीजा हुआ कि सरकार को रिस्टोर करना पड़ा। अभी भी कुछ बंदिशें लागू हैं, उनके लिए भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरा, पीआईबी के जो कार्ड थे, एक्रेडिटेशन कार्ड पीआईबी के, उसके मुद्दे पर भी सरकार ने कई तरह के अड़ंगे लगाए। कई जेन्युइन पत्रकार हैं, उनका एक्रेडिटेशन अभी भी रुका हुआ है और सरकार ये चाहती थी कि उसको लेकर के कुछ इस तरह से किया जाए कि लोगों को की गर्दन पर तलवार लटकाई जाए, ताकि वो सरकार के प्रभाव में रहें। और जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, एंड संविधान ने जो हमें प्रेस की आज़ादी का जो अधिकार दिया है, अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो अधिकार दिया है, उस अभिव्यक्ति की आज़ादी को सरकार छीनना चाहती है। इसलिए सरकार इस तरह से सीधा सीधा न कह करके लोगों की मान्यता को रोकना, मान्यता पर पाबंदी लगाना, पार्लियामेंट में पत्रकारों को नहीं घुसने देना। और अगर हम दुनिया में हमारे जो भी नेता लोग हैं, प्रधानमंत्री हों चाहे बाकी लोग हों, दुनिया में कहते हैं कि हमारा भारत का लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का, तो लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि क्या आपके यहाँ मीडिया भी स्वतंत्र है या नहीं है। अगर सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो क्या हमारी अभी जो रेटिंग है 180 देशों की तुलना में 150 के पायदान पर हम लोग खिसक गए हैं। अभी सरकार के रहते रहते हम कम से कम 16-17 पायदान पर नीचे खिसके हैं पिछले 8 साल में। बहुत चिंता की बात है, क्योंकि हम भारत के पत्रकारों की सबसे बड़ी संस्था है। करीब 4200 हमारे 4200 से ऊपर मेंबर हैं हमारे प्रेस क्लब इंडिया के। और पूरे देश में जब भी पत्रकारों पर हमले होते हैं, पत्रकारों की स्वतंत्रता को छीना जाता है, पत्रकारों को प्रताड़ित किया जाता है, उनको जेलों में डाला जाता है, उनके अधिकारों के लिए प्रेस क्लब इंडिया अपनी आवाज़ उठाता है। और हमने न केवल हम ये नहीं देखते कि दलगत राजनीति से कि कौन सी पार्टी क्या है, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो केरला में सीपीएम की हो, चाहे राजस्थान में कांग्रेस की हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो जहाँ बीजेपी के सेंट्रल रूल वहाँ लगा हुआ है, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, जहाँ भी इस तरह की घटनाएं हुई, पत्रकारों को प्रताड़ित करने की घटनाएं हुई हैं, उन सब पर हमने आवाज़ उठाई है। दूसरी बात, हम इस संस्था को ये मानते हैं कि ये जो संस्था है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, ये डिबेट की, डिस्कशन की, यहाँ पर एक हम रिप्रेजेंट करते हैं वाइब्रेंट मीडिया देश का, तो हमें चाहते हैं कि वो वैल्यूज़, वो मूल्य जीवित रहें। नहीं, ये बात आपने कही और आपने ऐसा किया भी, लेकिन कई और कंसेप्ट भी हैं जो पत्रकार छोटी छोटी सुविधाएं प्रेस क्लब से चाहते हैं। जैसे आसपास के क्लबों में पूरी दिल्ली में शराब की छूट हो रही है, 1+1, या कई तरह की डिस्काउंट आ रहे हैं, यहाँ नहीं है। खाने का बिल भी कुछ महंगा है, कुछ सस्ता है, बराबरी का है, लेकिन कहीं कमी नहीं है। क्लब की बिल्डिंग वो तो पता नहीं कहाँ गई, कब आएगी, किस पिटारे में गई। मेंबर्स की इंश्योरेंस, वो मोटा मैंने थप्पा निकाला था जो आपकी पॉलिसीज़ का, वो पता ही नहीं कि किसी काम की ही नहीं है। मैं आपको एक सवाल का जवाब देता हूँ। आपने प्रेस क्लब की सुविधाओं की बात की। देखिए, प्रेस क्लब एक कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हम लोग नो लॉस नो प्रॉफिट का संगठन है। और नो लॉस नो प्रॉफिट का मतलब आपने देखा होगा कि बाज़ार में पिछले 2 साल से जो आवश्यक वस्तुएँ हैं, जैसे आटा, दाल, चावल, जो चीनी, नमक, मिर्च जो आपने घर में इस्तेमाल करते हैं, हम लोग अपने घर के लिए भी सामान लेते हैं, तो पिछले 2 साल में उन चीज़ों के दाम दुगने हो गए हैं, डबल हो गए। दूध के दाम 38, 35, 36 था पिछले 4 साल में, आज जो है 55, 56, 60 पर दूध प्रति किलो आ रहा है।
लेकिन उस गति में आप देखेंगे कि 2 साल का रेट उठाएंगे, आज का रेट उठाएंगे, उस रेट में हमने रेट नहीं बढ़ाया। इसलिए नहीं बढ़ाया कि हम नो लॉस नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन बाजार में जो कुछ भी होता है, आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं, तो उसका सीधा इफेक्ट हमारी परचेजिंग पावर पर पड़ता है। हमें क्योंकि हमारे पास साधन बहुत सीमित है, ये कॉमर्शियल नहीं है, हम लोगों की जो एंट्री है वो केवल रेस्ट्रिक्टेड है, वो आम पब्लिक के लिए नहीं खुला हुआ है कि बस स्टैंड पर लोग आ जाए, ट्रेन से नई दिल्ली से ट्रेन पूरी ट्रेन की ट्रेन आ जाए। हम लोग रेस्ट्रिक्टेड एंट्री करते हैं केवल अपने मेंबर्स के लिए। ऐसी दशा में मार्केट में जब चीज़ें महंगी होती हैं, चाहे वो आटा, दाल, चावल, सब्जी, हींग, नमक, तेल, बिजली, पानी, जो भी महंगा होता है उसका सीधा इफेक्ट हम पर पड़ता है। और हम कोशिश करते हैं कि हमारे मेंबर्स पर उसका असर ना पड़े। जहाँ तक आपने बात उठाई कि कंसेशनल रेट पर ड्रिंक्स जो है बाज़ार में अवेलेबल है, मैं आपको ये बता दूं कि दिल्ली का जो आबकारी कानून है, रेस्टोरेंट में जो आबकारी कानून लागू है वही लागू हम पर भी है। हम उसका वायलेशन नहीं करते हैं। वो जो आबकारी कानून के तहत जो छूट मिल रही है वो इंडिविजुअल को मिलती है, वो इंस्टीट्यूशंस को नहीं मिलती है, क्योंकि हम लोग सीधा जो खरीदते हैं वो ऑनलाइन खरीदते हैं, ऑनलाइन परचेज करते हैं। तो जो इंडिविजुअल्स को जो छूट होती है, आप जाइए आपको मिल जाएगा। लेकिन संस्थाएं आबकारी कानून के तहत, रेस्टोरेंट, दिल्ली के रेस्टोरेंट आबकारी कानून के तहत बने हुए हैं। हम हर चीज़ पर, हर बिल हमारा कटता है, उस पर हम GST देते हैं। तो मुझे ये कहने में तो कोई संकोच नहीं है कि ये सारी चीज़ें जो छूट रियायत होती हैं ये बड़ी सामयिक होती है। और इसके चक्कर में हम जिन चीज़ों पर रियायत मिलती है हमको, और आज तक मिली है, हमने रियायत जरूर दी है और अभी भी कुछ चीज़ों पर चल रही है। लेकिन जब ऑनलाइन ट्रेडिंग हम लोग करते हैं, क्योंकि हम पूरी ट्रांसपेरेंसी से काम करते हैं, तो वो उसमें हमारे हाथ कई मामलों में बंधे हुए होते हैं। और दूसरा, पत्रकारों के हितों की बात आपने की है कि तो हम पत्रकारों के हितों के लिए संघर्षशील हैं, लगातार संघर्ष करते हैं, उनके मुद्दों को उठाते हैं, यहाँ पर बहस करते हैं, चर्चा करते हैं। न केवल चर्चा करते हैं, उनके जो पेशा है, पेशे की जो ज़रूरत है, उनके पेशे में तरक्की उनकी कैसे है, उसके लिए हम डिबेट और डिस्कशन क्या करते हैं। हमने यहाँ डेटा जर्नलिज्म कोर्स शुरू किया। अब हम FT फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे, उसके साथ हमारे कोलैबोरेशन हुआ है। वो हम तमाम तरह के जो कोलैबोरेशन हमारे हुए हैं वो गतिविधियाँ आने वाले महीनों में आपको दिखाई देंगी। लेकिन मैंने पूछा था कि क्लब की ज़मीन, बहुत समय से हम सुनते आ रहे हैं, हर बार, एक बार तो रायसीना रोड में हम क्लब में गए भी थे, एक फंक्शन भी किया था प्रेस क्लब का। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। मैं आपका प्रेस क्लब की ज़मीन के मुद्दे पर मैं आपकी बात आपको बताना चाहता हूँ कि जब 2002-03 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की थी, तो उन्होंने हमको ज़मीन आवंटित की थी, कैबिनेट के फैसले के तहत ज़मीन आवंटित की थी। उसके बाद 2010-11 तक हमने उसका फॉलोअप किया। जो राज्य से कमेटियाँ आई थी, उन्होंने 5-6 साल तक कब्जा रखा, कुछ किया नहीं। लेकिन 2011 के बाद हमने उस मामले को रीओपन किया और हमने कहा कि भाई अलॉटमेंट के बदले में जो ड्यूज वगैरह हैं वो ड्यूज हमने देने हैं। तो हमने करीब 1.5-2 करोड़ रुपए हमने जमा किए। एग्जैक्ट फिगर हमने कभी कुछ दिन पहले एक मेल से सबको सूचित किया था कि हमारा फैक्ट शीट इसमें क्या है। लेकिन उसके बाद क्या है कि 2013-14 के बाद हम जमा करते रहे पैसे, तो सरकार आने के बाद वो चीज़ें डंप होती गई। 1.5-2 साल तक हमने फॉलोअप किया। फॉलोअप के बाद 2016 में हमको कहा गया कि कुछ पैसे जमा करो। उसके बाद भी हमने पैसे जमा किए। उसके बाद भी हमें ज़मीन का आवंटन नहीं हुआ, अलॉटमेंट नहीं हुआ, पोजीशन नहीं मिला। तो हमने 2018 में जब हम गए तो हमको कहा गया कि नहीं, 2017 में कहा गया नहीं, आप तो 2-2.5 करोड़ रुपये और जमा करो, जो क्योंकि सर्किल रेट बढ़ गया। जबकि उसमें हमारा कोई दोष नहीं था, लेकिन हमने पत्रकारों के सहयोग से, तमाम लोगों के जो हमारे शुभचिंतक है उनके सहयोग से पैसा जमा किया। लेकिन 2018 से लेकर के आज हम 2022 में चल रहे हैं, हमारा कब से 5.25 करोड़ रुपए के करीब भारत सरकार के खाते में अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के पास पैसा जमा है। और उन्होंने कहा था 2018 में कि कल सुबह आपको पोजीशन मिलेगा। कल सुबह उन्होंने बहाना बनाया कि अर्बन सेक्रेटरी कहीं बिजी हो गए हैं, अब जो है आपको अगली तारीख पर किसी तारीख पर कोई डेट दी जाएगी। 2018 से पहले तक आज तक वो डेट नहीं आई। तो सरकार जो, मुझे लग रहा है कि ये सरकार की नीयत में कोई खोट आया। उसके बाद क्या आया मैं तो नहीं बता सकता, क्योंकि वही लोग बता सकते हैं कि इनकी नीयत में खोट आया। उसके बाद 2018 में हमने क्या किया कि जब हमने देखा कि सरकार हमें कोई पोजीशन देने से सरकार ने लगभग इनकार कर दिया, तो हमको मजबूरी में कोर्ट में जाना पड़ा। हम दिल्ली हाई कोर्ट में गए। हमने 2 काम किए। एक तो स्टे, ये जो सरकार उसको जो हमने सरकार ने जो देना प्रस्ताव किया था और आवंटित की थी,
उसको सरकार कैंसिल ना कर सके, क्योंकि हमें सरकार के मंसूबों पर शक हुआ। तो सबसे पहले तो हमने स्टे ले लिया। दूसरा ये कि हमने सरकार से जवाब मांगा है कि आपने क्यों हमें ज़मीन को आवंटन अभी तक नहीं किया। तो ये सारे मेंबर्स का सवाल है। इतना देश का क्लब प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है ये, इसमें हमें चाहिए कि एक बहुत विशाल हमारा प्रेस क्लब हो, जहाँ रहने की सुविधा हो, गेस्ट हाउस हो, वहाँ पर जो बाहर पत्रकार आते हैं, हमारे साथी लोग जो हमारे दूसरे संस्थाओं से जुड़े हैं, वो लोग आकर के रात को वहाँ रहें, उसके जो एक्सपेंसेस वो दें, और जो बर्थडे पार्टीज होती हैं हमारे बच्चों के परिवार के वहाँ पर करें। कई तरह की जो खेल प्रतियोगिता होती है, सेमिनार संगोष्ठी। अब होता क्या है कि अभी हमारे पास एक ही हॉल है, कॉन्फ्रेंस हॉल, एक वो बुक हो जाता है तो हम दूसरे को दे नहीं पाते। तो जब हमारी नई बिल्डिंग बनेगी तो नई बिल्डिंग में हमारी इनकम बढ़ेगी, तो हम उस इनकम से पत्रकारों के जो वेलफेयर के लिए जो कामकाज है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे पत्रकार जो काम के दौरान मारे जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, उनका परिवार जिसको कहते हैं बेसहारा हो जाता है, भूखे मरने की उनके परिवार के पास नौबत आ जाती है। तो ऐसी दशा में हमारा ये मानना है कि अगर हमारे पास इस तरह से बिल्डिंग बनने के बाद जो फंड कोष एकत्र होंगे, तो कोष का हम इस्तेमाल वेलफेयर पत्रकार वेलफेयर फंड में करेंगे। इस टाइम में का आपने बहुत बढ़िया बात कही, लेकिन पेंडेमिक के इस दौर में जी बहुत पत्रकारों की नौकरी गई, कई पत्रकार कम में काम कर रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे पत्रकार किस हालात में जी रहे हैं। और इधर एक सुना है कि एक लिस्ट आई है 250-300 के करीब के मेंबरों की, जिसकी छटनी कर दी गई है। वो क्या है जो 250-300 लोग जो भी हैं जिनको मेंबरशिप से बाहर किया गया? नहीं, ऐसा है कि जिनको 3 साल से जिनका प्रेस क्लब ऑफ इंडिया कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, हमारे जो मेंबर्स हैं, जो मेंबर्स होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, और उनकी जो शेयर होल्डिंग का जो इंस्टॉलमेंट्स है, वो जो कंट्रीब्यूशन है, जो वार्षिक कंट्रीब्यूशन है, वो कंट्रीब्यूशन वो दे देते हैं। तो किसको नहीं निकाला गया, जो कंट्रीब्यूशन उनका 2-2, 3-3 साल से जो रुका हुआ है, अगर वो दे देते हैं तो उनकी मेंबरशिप रजिस्टर हो जाती है। क्योंकि हमारे सामने समस्या ये होती है कि अगर 300 मेंबर्स ने अपना ड्यूज अगर हमको नहीं दिया और वो ड्यूज दिखा रहा है हमारी बुक्स में, तो हमको जीएसटी देना पड़ता है। तो ये जो लीगल पहलू है, इसमें हमें कहते हैं कि बहुत सारे मेंबर्स आए जिन्होंने कहा कि हमारा 2 साल 3 साल का पेंडिंग है। तो हमने अभी एक सीमा रख दी है कि 2-3 साल तक अगर कोई मेंबर देता नहीं है तो उसकी मेंबरशिप ब्लॉक हो जाती है। फिर वो हमारे ऑफिस से कॉन्टेक्ट करता है, वो अपना पेमेंट देता है तो रजिस्टर हो जाती है। तो क्योंकि हमें उसके जो ड्यूज रुपए है, ड्यूज जो दिखाते हैं, तो हमारे सामने 2 ही ऑप्शन विकल्प होते हैं। या तो वो ड्यूज का पेमेंट हम उनसे लें, हम जबरदस्ती किसी से नहीं कर सकते, ना करते हैं हम किसी जबरदस्ती, कोई हम बैंकर तो है नहीं कि हम कहें कि हमारा पैसा दे दो 3000 रुपये। तो हम उनसे आग्रह करते हैं, क्योंकि वो शेयर होल्डर हैं, प्रेस क्लब के जितने मेंबर्स होते हैं प्रेस क्लब के शेयर होल्डर होते हैं, तो उनका एक कानूनी अधिकार होता है। अगर हमने ड्यूज दिखा दिया उनके खाते में, तो हमने 2 स्थितियाँ दिखानी पड़ेगी। क्या वो आपका हमने उनको टर्मिनेट कर दिया, ब्लॉक कर दिया, अगर ब्लॉक नहीं किया तो उसके बदले का हमको जीएसटी जमा करना पड़ता है। और क्लब की आज माली हालत इतनी ख़राब है, इतनी हमारे पास जो एक्सपेंसेस है, हमारे बहुत सारे पत्रकारों की नौकरियां चली गई, वो क्लब आना उन्होंने बंद कर दिया। तो हमें क्लब को जो उसकी माली हालत है उसको भी हमें जिंदा रखना पड़ता है। तो हम ये मानते हैं कि हम ये पत्रकार मेंबर्स का क्लब है, ये अगर उनका कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा तो क्लब एक दिन में नहीं चलता। अभी थोड़ी देर लास्ट थोड़ी देर पहले कुछ लोगों ने कहा कि पेंडेमिक के इस दौर में, अभी दौर भी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ, 2 साल से ज़्यादा का ये दौर गुजरा, और 2 साल या 3 साल की मेंबरशिप के ड्यूज में उनकी पत्रकारिता सस्पेंड की जाती है, हटाई जाती है। तो क्या ये जस्टिफाइड है? नहीं, देखो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। देखिए ऐसा है कि कोई किसी के साथ कोई भी अन्याय नहीं होता। कुछ लोग इस तरह का चुनाव, क्योंकि प्रेस क्लब का चुनाव हो रहा है, तो कुछ लोग इसको कुछ गॉसिप का मुद्दा बनाते हैं ताकि कुछ कंपेन किया जाए। उनके पास कोई मुद्दा गॉसिप होता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भी उसी नाव पे बैठे हुए हैं जिस नाव में सारे लोग बैठे हुए हैं, है ना। और जिस तरह की जो कठिनाइयाँ बाकी पत्रकार झेलते हैं, मैं भी पत्रकार हूँ, मैं भी रिपोर्टर हूँ, मैं भी उसी तरह बसों में, डीटीसी की बसों में हमने धक्के खाए हैं। तो हमें कहते हैं कि हम लोग सबके प्रति संवेदनशील हैं। जो आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं उन पत्रकारों के प्रति भी हम संवेदनशील हैं। और इसलिए हमने बड़ा ये जो बाकी जो ज़रूरतें हैं लोगों की, उन ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ये क्लब को भी हम जीवित रखें। और हमने किसी से भी
ये इस तरह की जो कि हमने 250 लोगों का, मेरी समझ से ये पूरी तरह अफवाह है। मैं आपको बता दूं, इस तरह से नहीं किया गया है। मैंने अपने दफ्तर से चेक किया, इस तरह का कोई घटनाक्रम नहीं है। अगर वो ऐसा कोई बोलता है कि 200-250 लोगों को रोका गया है, ये पूरी तरह अफवाह है। आप जा करके हमारे जो जितेंद्र सिंह सेक्रेटरी है, आप उससे पूछे कि ऐसा अफवाह लोग उड़ा रहा है। मैंने कल उनसे पूछा था कि इसमें सच्चाई क्या, उन्होंने कहा कोई सच्चाई नहीं, झूठ है। तो इलेक्शन को कुछ लोगों के पास कोई इशू नहीं, कोई मुद्दा नहीं, तो इसको लोग चलाते रहते हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।